आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था एंड यूनिट 2 के सर्टेन टॉपिक वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग। नाउ वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंड कंप्यूटर सिस्टम। सो यहाँ पे अगेन आपको जो पॉइंट्स पे फोकस दिया है दैट इज सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स, मतलब जहाँ पे सोसाइटी उनके कल्चर उनके कस्टम्स एंड उसके साथ में हम लोग टेक्नोलॉजी कंबाइन कर रहे हैं। सो वेन एवर वी ट्राई टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर और एन एप्लीकेशन, सो वहाँ का जो लोकल कल्चर कस्टम्स क्या है उसके हिसाब से हम लोगों को वहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट? अगर हम लोग उसके हिसाब से अगर वर्कआउट नहीं करेंगे देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर एज वेल। लाइक यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं के पास द सोशियो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इंटेंडेड टू हेल्प डिलीवर some organizational or business goals. If you do not understand the organizational environment where a system is used, the system is less likely to meet the real needs of the business and its users. तीन फैक्टर्स रहेंगे: ह्यूमन फैक्टर, the people who are going to use this software, and their societal norms as well as their culture, customs, their thinking, and organizational factors. So human and organizational factors from the system environment that affect the system, like process में changes करना पड़ेगा कोई एक specific. So अगर वहाँ पे if we don't have enough technical people तो आपको training देना पड़ेगा. Just one example. Then next might be a job changes. So does the system de-skills the users in the environment or cause them to change the way they work? फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि स्टार्टिंग में 5 years बैक अगर कोई एक आईटी इंजीनियर अगर पास आउट होके बाहर आएगा तो उसको जो स्किल्स की ज़रूरत थी आज उससे काफ़ी अलग पार्ट है। इन टुडेज सिनारियो आपको जब अगर कोई एक आईटी से पास आउट होता है देन दे सपोज टू नो सम गेम डेवलपमेंट और अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और समथिंग बेसिक अबाउट द वेब डेवलपमेंट, है ना, एज वेल एज समथिंग अबाउट क्लाउड। सो जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे वैसे ही आपको अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट अपग्रेड योर इफ़ यू डोंट चेंज और अपग्रेड योर स्किल्स देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इटसेल्फ। सो यहाँ पे वही दिया है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में क्या होगा, जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर है वो कहीं पे चेंज हुआ है, ये पॉइंट्स आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में द प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम इंजीनियरिंग ओवरलैप एंड इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोक्योरमेंट। लाइक यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, वी प्रोक्योर अ प्रोसेस देन उसके बेस के ऊपर डेवलपमेंट चलेगा, उसके बेस के ऊपर हम लोग ऑपरेशनल प्रोसेसेस फॉलो करेंगे, वापस अगर कहीं पे कुछ चीज़ मिसिंग है तो वापस हम लोग ऊपर जाएंगे। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर चलते रहेगा कि टाइम टू टाइम जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे अगर कोई चीज़ें मिसिंग है उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे, है ना, या फिर कोई एक पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको डेवलप करना है, कुछ फंक्शंस प्रॉपर करना है, वी कैन वर्क आउट ऑन देम एंड द पैटर्न गोज ऑन। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिस्टम प्रोक्योरमेंट, acquiring a system for an organization to meet some needs like some system specification and architectural design is usually necessary before procurement. जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, the specification may allow you to buy a commercial off the shelf system almost always cheaper than the developing a system from a scratch. जैसे for conducting an online lecture we are not developing a customized software or college is not developing any customized software. What we are doing, we are just finding out a ready software which are available and उसको भी हम लोग या तो रेंट पे यूज़ करेंगे, that is buying subscribing for those software for 1 month 2 month 3 months or a year and या फिर हम लोग के पास अगर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर रहेंगे those we might be using. जैसे यहाँ पे वी आर यूजिंग
गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट, ये दोनों जो है फिलहाल हम लोगों को दोनों फ्री में अवेलेबल है. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग बोथ ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. मतलब ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स विच आर अवेलेबल. सो वहाँ पे या तो आपका कॉस्टिंग कम हो जाएगा या कॉस्टिंग ज़्यादा इन्वेस्ट ही नहीं होगा यहाँ पे. As we can take the example of our college, Google Meet which we are using, that is for free of cost because यहाँ पे कोई recording facility या ये कुछ हम लोगों ने acquire नहीं किया है. So we can connect through this meetings, right? Second, we are updating about the lectures and notes and everything on Google Classroom. That is also freely available. And द सेम वे वी आर यूजिंग सच अदर फंक्शंस जो अगेन फ्री भी अवेलेबल है. तो यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, ऑफ द शेल्फ सिस्टम विच आर अवेलेबल. एंड अगर आपको अपना कस्टमाइज एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसमें डिफरेंस क्या होगा. हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट अडॉप्ट करेंगे. यहाँ पे क्या है, इशूज अ टेंडर, मतलब आप सप्लायर को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से क्या प्राइजेस रहेगा वो बताओ. अब हम लोगों के यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड मेरे जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आई विल चूज अ सिस्टम. मतलब मैं बोलूँगा कि ओके इफ़ वी कंपेयर जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, MS टीम, इसमें से कौन सा बेस्ट इज अवेलेबल और वी हैव मोस्ट ऑफ द फंक्शंस और रिक्वायरमेंट एज पर आर नीड्स, उसमें से कोई एक मैं एक क्या करूँगा, चूज करूँगा. यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट टेंडर ही डिफाइन करने बोलेंगे. उसके आगे क्या बोलेंगे, इशू अ रिक्वेस्ट फॉर बिड, कि अगर हम लोग पूरा इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के लिए अगर वो सॉफ्टवेयर हम लोग रेंट पे लेने वाले तो हम लोग वहाँ पे बिड कर सकते हैं ना. इफ़ मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं कि कौन सा बेस्ट डील पे आपको मिल रहा है फॉर लाइसेंस पर्पज एज वेल, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी चूजिंग अ सप्लायर फॉर अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा. एंड फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसके लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. एंड यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, टेंडर निगोशिएट करेंगे एंड कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग डेवलपमेंट के लिए हम लोग का जो परमिशन है वो दे देंगे. सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिस्टम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. दो वे में होगा, एक में स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को ही हम लोग डायरेक्ट लाइसेंस ही परचेस करेंगे एंड दूसरे में हम लोग स्क्रैच से एक कस्टम या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसी का यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है. अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या रहेगा, वी हैव सिस्टम कस्टमर. अब उसके नीचे एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर आएगा जो ये सिस्टम को डेवलप करने में पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस मॉनिटर करेगा. और उसके नीचे हम लोग के सब कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे. लाइक वी मस्ट बी हैविंग फ्यू हु आर वर्किंग फॉर डिज़ाइनिंग, फ्यू आर वर्किंग फॉर डेवलपमेंट. वापस उसके नीचे सब कैटेगराइजेशन आएंगे, डिफरेंट टीम्स आएंगे. सेम फ्यू आर वर्किंग फॉर टेस्टिंग. सो ये होगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो लेगेसी सिस्टम है. ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है लेगेसी क्या होता है. सो जैसे अगर कोई एक पुराना जो सॉफ्टवेयर है उसी का अगर आर्किटेक्चर अगर हम लोग बोरो करते हैं उसको लेगेसी बोलते हैं. लेकिन हमेशा लेगेसी फॉलो करना या मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता है. हाँ, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस पे हम लोग वो ट्राई करते हैं फॉलो करने का. बट अगर मैं कंप्यूटर वेबसाइट को अगर मैं मोबाइल पे ला रहा हूँ तो वहाँ पे फॉलोइंग द लेगेसी दैट्स नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, फ्यू सिस्टम्स ऑफन टू रिस्की टू डिस्कार्ड द सिस्टम्स लाइक बैंक कस्टमर अकाउंटिंग सिस्टम है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम है. तो उसके कुछ फंक्शंस जो है वो एज इट इज़ ही रहेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक ऑन आर कंप्यूटर, तो अगर उसके वर्जन्स अपग्रेड होंगे ना, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपको अपने सिस्टम के ऊपर अपने जो व्हाट वी से कि आपके जो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे है उस पर हम लोग लेगेसी मेंटेन करेंगे. लेकिन कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होगा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के बाद. तो फिर वहाँ पे आपको जो नए ऑप्शंस या फीचर्स है वो सीखने ही पड़ेंगे. ओके, मैंने आपको लेगेसी सिस्टम्स का एग्जांपल दिया था. लाइक वी हैव विंडोज़ एक्सपी से आगे वी हैव विंडोज़ 7. सो लेगेसी फॉलो हुआ, उसका सेम पैटर्न फॉलो हुआ, ग्राफिक्स सेम रहा, शटडाउन, रीस्टार्ट, स्टार्ट, ये सारे ऑप्शन सेम रहे. कमांड्स टू क्रिएट अ फाइल फोल्डर वो सेम रहे, है ना. तो
आप देखो कि विंडोज़ एक्सपी से 7 पे जब अगर माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है तो उसके साथ में वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांसमेंट कर रहा है, और वो एडवांसमेंट के साथ में प्रीवियस आर्किटेक्चर, प्रीवियस पैटर्न जो है वो मेंटेन कर रहा है। अब कभी कभी आप जब इसी को आप देखो कि अभी विंडोज़ का विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आया, विच वॉज ऑल्सो सपोर्टेबल फॉर टच स्क्रीन एज वेल एज इट इज़ अवेलेबल फॉर हैंडल डिवाइसेस लाइक मोबाइल, टैबलेट एज वेल। तो जब अगर मैं ऐसे कोई सिस्टम्स के ऊपर अगर विंडोज़ ओएस डालूंगा तो वो उसका एक नया वर्जन बनेगा। आपका कंप्यूटर या लैपटॉप वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन जो है, इट इज़ टोटली डिफरेंट देन अ मोबाइल वर्जन। सो वहाँ पे द वे ऑफ वर्किंग, फंक्शनिंग, ऑप्शंस जो आप प्रोवाइड करेंगे सब अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि हर बार ये लेगेसी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं रहता है, बट हाँ कोई कोई सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स में ये ज़रूरी रहता है। जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम है, तो इसको हम लोग मोबाइल से हैंडल नहीं करेंगे, इसको हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से ही हैंडल करेंगे। तो जब आप वो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे तो उसके सर्टन फंक्शंस जो है दैट रिमेन्स द सेम। सो लेगेसी का यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब उस पर हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज एम्बेड करेंगे जो हम लोगों ने बिजनेस से सीखा हुआ है। देन बिजनेस प्रोसेसेस कौन सा है, उसके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर कितना काम का है, वो यूजेस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और ये बिजनेस प्रोसेस जो है वो कोई ना कोई कंडीशंस रहेंगे ना सर्टन, उसके बेस के ऊपर होगा। देन एप्लीकेशन डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी यूजिंग दिस डेटा एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी रन्स ऑन सिस्टम हार्डवेयर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड सेम वे सपोर्ट सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो यूज ऑन दिस सिस्टम हार्डवेयर। तो अब अगर ये सिस्टम हार्डवेयर अगर प्रॉपर चल रहा है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो गए। लीगेसी सिस्टम कंपोनेंट जो ऊपर मैंने बताया वही है। सोशो टेक्निकल सिस्टम्स में क्या क्या चीज़ें रहेंगे, तो सबसे बेस पे आएगा हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट सॉफ्टवेयर आएगा लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, ये सब आएंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ब्राउज़र है, एमएस ऑफिस है, कोई वेबसाइट है, ये सब आएगा। और लास्ट में ये सबके ऊपर बिजनेस प्रोसेस आएगा जिस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये चीज़ों को प्रॉपरली संभाल सके। सो दैट्स इट, वो आपका एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आज अभी हम लोग ये नया टॉपिक चालू करेंगे, दैट इज क्रिटिकल सिस्टम। एग्जाम्पल समझते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल सिस्टम्स, this is one example of critical systems. As you can see here, we have a software which is specially developed for a trading purpose. Okay, यहाँ पे I can buy, I can sell some shares during a market hours. Market hours मतलब 9:15 to 3:30, where I can buy or sell some shares. यहाँ पे देखो, we have this share for example, Bajaj Finance, or else I have one share like here we have Kotak, ICICI, HDFC Bank. So ये हम लोग के पास अवेलेबल है। Now I can buy or sell something. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आज के दिन में ये देखो, ये आज निगेटिव में -2% है, मतलब ये आज नीचे टूटा है। हाईएस्ट इसका प्राइस जो था दैट वाज 1605 एंड लोवेस्ट जो था 1548, मतलब आज ये डाउन जा रहा है। सपोज आई हैव परचेज दिस, आई हैव परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ दिस। अब मैंने क्या बोला है, आज जैसे ये 2% डाउन गया, एज यू कैन सी हियर इट्स डाउन बाय 2%। अभी अगर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर वो और 5% अगर डाउन जा रहा है फ्रॉम माई बाइंग प्राइस, तो मैं इसको सेल कर दूंगा। द सिस्टम विल हेल्प मी टू सेल दिस। एंड अगर ऊपर गया, सो अगर 10% प्रॉफिट अगर मुझे हो रहा है, दैट टाइम आई विल सेल दिस एंड दिस इज द मार्जिन विच इज रिक्वायर्ड, मतलब द पैसा रुपीज विच इज रिक्वायर्ड टू बाई दिस। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एज यू कैन सी इट क्लियरली इंडिकेट्स द रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम which is basically available from NSE or from BSE. अब देखो, ये same information can be available on your browser's tab as well. So at multiple location we are providing such information, and if you can just notice, these numbers are changing so frequently. These numbers are not constant, so you can't just wait कि okay ये number कहीं constant होगा and then I can just put some deal or then I can just trade something. So in live market these are the changing scenarios, जहाँ पे आपको क्या करना है,
I can say कि okay, this is the price on which I'm going to buy this things. That is the 100 quantity of this shares HDFC Bank at this price. So मेरा total इतना amount होगा. And then I've mentioned it. If after purchasing it at this price, if it goes 5% down from this price, अब वो 5% कितना होगा वो मुझे calculate नहीं करना है. System will help to calculate. System is there to calculate this minus 5%. And if I am earning a profit of 10%, then system will help me to automatically sell this quantity. So मेरा 10% profit होगा and अगर loss हुआ तो 5% ही होगा. This is the scenario which is developed for most of all trading software so that we can secure our profit and as well as we can maintain our losses. So आपको loss ज़्यादा ना हो and profit ज़्यादा हो सकता है. So ये options आपके पास available रहता है. अब देखो जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया ना तब से अगेन एज यू कैन सी दिस नंबर्स आर अगेन चेंजिंग. दिस इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. अब ये कब तक चेंज होते रहेंगे जब तक मार्केट ऑफ नहीं होता है. मार्केट इज स्टिल 3:30, सो स्टिल 5 to 7 minutes आर लेफ्ट. तब तक ये चेंज होते रहेंगे एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव चांस टू बाई इट और सेल इट. यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, कैन यू सी बी फॉर बाई, एस फॉर सेल. अब यहाँ से सपोज अगर मार्केट क्लोज हो रहा है एंड इमीडिएटली अगर मुझे इसको बाय या सेल करना है, सो मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको ढूंढूंगा एंड देन इफ आई क्लिक ऑन बाय. अभी मैंने बाय पे क्लिक किया. अब गलती से अगर मुझे सेल करना है एंड बाय मिस्टेकनली आई हैव क्लिक्ड ऑन बाय, सो मैं क्या करूँगा, ये जो विंडो पे हूँ मैं, यहाँ से ही आई कैन जस्ट स्विच इट और टॉगल इट. एज यू कैन सी इतना सिंपल सिनारियो इज प्रोवाइडेड हियर. देखो यहाँ पे आएगा टॉगल टू बाय और टॉगल टू सेल. ब्लू मीन्स बाय, red means sell. So I can sell some shares at some price and then in future I will buy it. So मतलब ये भी possibility हो सकता है, ठीक है, कि बाय करो अभी और बाद में सेल कर देना. So ये सारे options है and this is the example of critical. अब आप देखो कि I have purchased this shares, okay, for a long term at this price. Let's suppose I have purchased 1,000 shares. मतलब अगर यहाँ पे एक 1 rupee, if this price is goes 1 rupee up तो मुझे 1,000 का प्रॉफिट होगा एंड अगर ये 1 rupee डाउन गया तो 1,000 का लॉस होगा. एंड सेम वे अगर 10 rupees ऊपर गया तो 10,000 प्रॉफिट, 10 rupees डाउन मीन्स 10,000 लॉस. वेरी सिंपल कैलकुलेशन. आई हैव अप्लाइड दिस स्टॉप लॉस हियर. अब मैंने क्या बोला, 5% के ऊपर ऑटोमेटिक सेल कर दो. अब ये जो सॉफ्टवेयर है आपका ये हैंग हो गया एंड आई हैव परचेस्ड 1,000 शेयर्स, ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ कि 1,000 का 5% मतलब समझ लो आप ऑलमोस्ट कितना होगा आपका 50 रुपीज़ जितना होगा, बराबर है. सो 50 रुपीज़ मतलब आई कैन अफोर्ड टिल एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 lakhs आई कैन अफोर्ड अप टू 50,000 लॉस. एंड अगर प्रॉफिट हुआ सो आई विल से कि 10% प्रॉफिट, मतलब जो भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर अगर 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है देन आई विल सेल इट. दिस इज अ बेसिक एग्जांपल. सो 15 to 57 रुपीज़ पर शेयर पे अगर मेरा लॉस हो रहा है 50 to 75 रुपीज़ पर शेयर, मतलब मेरा इसके ऊपर मेरा जो लॉस होगा वो कितना होगा, 50,000 to 75,000, है ना. तब मैं इसको सेल कर दूंगा. अब मैंने ये जो है ना ये कंडीशन यहाँ पे लगा के रखा था एंड दिस सॉफ्टवेयर इज देयर टू हेल्प मी आउट. अब सडनली मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो गया and there is some panic in the market कि ओके मार्केट क्रैश हो रहा है या कोई बैड न्यूज़ आ गया. now when I try to sell it and same way there are thousands of other people who are also trying to sell their shares and this software got hanged. अब NSE और BSE कब तक रिस्पॉन्ड करेगा. सी दिस इज NSE, the price of the share in at National Stock Exchange live price and the price of the same at Bombay Stock Exchange. So अब ये जो रिस्पॉन्ड है ये कब तक करेगा, till market is open and market is open till 3:30. If suddenly this software got hanged and the order which is placed by me, that order is not getting executed. देखो यहाँ पे orders में है ना आपको ऑप्शन मिलेंगे, the orders which are executed will be placed here, है ना. तो आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा. अब आई एम ट्राइंग टू सेल दिस शेयर्स बिकॉज मैंने जो प्राइस पे परचेज किया था, सपोज आई हैव परचेज्ड इट एट 1556. अब
जब मैं इसको सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ, एज यू कैन सी नंबर्स आर चेंजिंग सो फ्रिक्वेंटली। ओके, अब मैं इसको सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ, इसका प्राइस 1500 हो गया है। तो मतलब यहाँ पे देखो, मैं जब इसको 56 पे परचेस किया था, सो मैंने कितना डाला था, 15,56,000। अगर ये 56 रुपीज़ डाउन गया तो मेरा लॉस कितना हो गया, 56,000 का। नाउ टू लिमिट माई लॉस आई एम ट्राइंग टू सेल दिस, लेकिन अब ये सेल नहीं हो रहा है बिकॉज देर आर मल्टीपल रिक्वेस्ट कॉन्करेंटली, देर आर मल्टीपल पीपल हु आर ट्राइंग टू सेल इट। देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, 12,55,000 पीपल आर देयर और दिस मच क्वांटिटी इज देयर विच इज देयर और दिस मेनी पीपल आर ट्राइंग टू सेल इट। मतलब more people are selling and less people are at a buying position because only 2,57,000 shares are there who are buying, या इतने ऑर्डर्स है और उनके सामने 12 लाख के ऊपर आपके सेलिंग ऑर्डर्स है ना। सो इसका मतलब क्या है, मोर पीपल आर ट्राइंग टू सेल इट। अब वो सेल नहीं हो रहा है, मार्केट का टाइम जो है वो 3:30 एग्जैक्ट टाइम विल रिमेन द सेम। जैसे अभी देखो 3:28 हो गया, दैट मीन्स ओनली 2 मिनट्स आर लेफ्ट एंड आई एम अगेन ट्राइंग, लेकिन ये सेल नहीं हो रहा है और इसका प्राइस जो है अभी ये 1480 हो गया। अब मेरा लॉस कितना हो गया, देखो अभी मेरा टोटल जो मैंने परचेस किया था 15,56,000 पे, उसका अभी रेट क्या हो गया, 14,80,000। मतलब मेरा लॉस जो है वो बढ़ के कितना हो गया, और 20,000 बढ़ गया, दैट इज 76,000 इज अ लॉस नाउ। अब अगेन आई एम ट्राइंग, 3:30 होने आया, अभी भी ये जो है वो सेल नहीं हो रहा है। इसका प्राइस अभी 10 रुपीज़ और नीचे गया, मतलब अभी मेरा लॉस जो है वो कितना हो गया, 86,000 और नीचे जा रहा है, 96,000 और नीचे जा रहा है, above 1 lakh, that is my loss. And still this software is hanged because too much load is there on the server side or too many requests are there on the server because of which I am not in a position to sell it. ये बहुत बार होता है, जैसे लॉकडाउन लगा था वो टाइम पे ये सेम सिचुएशन था। तो अब क्या है, देर आर मल्टीपल पीपल हु आर ट्राइंग टू सेव देयर प्रॉफिट और हु आर ट्राइंग टू सेव देयर मनी एंड दे आर प्लेसिंग ऑर्डर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम सो दैट बिफोर क्लोजिंग द मार्केट वी कैन सेल इट। बिकॉज क्या होगा, जब अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट खुलेगा तो उस दिन वो वापस इससे भी नीचे खुलेगा। मतलब आज अगर ये 1450 पे बंद हुआ, नेक्स्ट डे जब ये खुलेगा तो ये वापस और नीचे खुलेगा। So that means my loss is getting increasing day by day और minute by minute और seconds by seconds, ठीक है। सो वो टाइम पे आपको यहाँ पे वो अपना लॉस को कवर करने आना चाहिए। एंड देखो ये जो है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो गया, लेकिन NSE BSE विल स्टॉप दिस ट्रेडिंग एग्जैक्टली एट 3:30। जैसे अभी देखो 3:29 हुआ है, जैसे ही 3:30 होगा ये नंबर्स जो है ये देखो 3:30 नाउ, यू कांट फाइंड एनी फ्लक्चुएशन इन एनी नंबर्स नाउ, मार्केट इज क्लोज्ड एग्जैक्टली एट 3:30, एक सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं होता है। सो अब अगर मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर रखा था, ठीक है, वो सेल नहीं हुआ बिकॉज सॉफ्टवेयर गॉट हैंग्ड और एनी XYZ थिंग। मतलब मेरा जो मेरे पास जो भी शेयर्स पड़े वो एज इट इज़ है। अब कल मार्केट जब खुलेगा तो ये अभी और नीचे जाना है, मतलब मेरा लॉस बढ़ना है। नाउ ये प्रॉब्लम जो है, ये मिस्टेक जो है ये मेरा नहीं है, दिस इज द मिस्टेक of a software because of which I am not be able to sell anything and that leads to more and more loss। and ये मेरा नहीं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनका ये लॉस रहेगा। अगर प्रॉफिट होने के टाइम पे अगर ये हैंग होता था चलेगा कि मेरा प्रॉफिट 50 का 60 हो गया, 60 का 70 हो गया, आई कैन बेयर इट, एनी वन कैन बेयर इट। बट उसका अगर अपोजिट हुआ देन नो वन कैन बेयर इट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू देन, है ना। सो वो आप क्या करेंगे, वो टाइम पे आप क्या कंडीशन लेंगे। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिटिकल सिस्टम्स। अब हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। सो क्रिटिकल सिस्टम्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो लाइव मार्केट में हम लोगों ने देखा नंबर्स वे फ्लक्चुएटिंग एट सो हाई स्पीड एंड आपको अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशंस करना है तो आपका सॉफ्टवेयर शुड बी रिस्पॉन्सिव, क्विक एज पॉसिबल, बिकॉज जो नंबर्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो आपका सिस्टम अगर रियल टाइम नंबर्स अगर नहीं बता रहा है, सो द प्राइस विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इन योर सॉफ्टवेयर एंड द एक्चुअल प्राइस दैट इज डिफरिंग और देयर इज अ डिफरेंस इन दैट प्राइस।
सो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली आई एम इन अ प्रॉफिट और अ लॉस, और एल्स मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आई एम इन अ लॉस, और जब तक मुझे पता चलेगा मेरा लॉस डबल हो गया। सो क्या हो गया, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्रिटिकल सिस्टम, इफ द सिस्टम फेलियर रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉसेस, हो रहा है ना लॉस, पर मिनट पर सेकेंड माई लॉस इज इंक्रीजिंग, फिजिकल डैमेज भी हो सकता है, और थ्रेट टू अ ह्यूमन लाइफ। मतलब अगर ये सेम अगर मेडिकल सॉफ्टवेयर है, देन देयर माइट बी अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, फिजिकल डैमेज। मतलब इफ वी आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल एनी हार्डवेयर, लाइक हम लोग के पास ऑटोमेटिक कार्स है, ड्राइवरलेस कार्स, तो अब वहाँ पे वी हैव सम और दी अदर सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो गया इन बिटवीन, तो क्या होगा, लॉस टू फिजिकल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एज वेल एज लॉस और डैमेज टू अ कार, ये दोनों पॉसिबल है। देन द सिस्टम इज कॉल्ड अ क्रिटिकल सिस्टम। सो यहाँ पे आपके पास तीन टाइप के क्रिटिकल सिस्टम्स है। वन इज सेफ्टी क्रिटिकल, वेल फेलियर रिजल्ट्स इन द इंजरी, डैमेज टू द एनवायरनमेंट और लॉस ऑफ लाइफ। लाइक आपको पता रहेगा, आई डोंट नो, एक स्पेस क्राफ्ट जो है वो यूएस के साइड से, यूएस एजेंसीज के साइड से लॉन्च होने वाला था, सैटेलाइट इन शॉर्ट, एंड उसका सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे ही टेक ऑफ होने वाला था, वो मंगल मिशन में आपने देखा रहेगा कि टेक ऑफ होने के बाद में वो क्रैश होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है। सो एग्जैक्टली सेम सिनारियो इज हैपेंड विथ यूएस एज वेल, कि जैसे ही उनका जो रॉकेट है उसने टेक ऑफ किया, उनका सॉफ्टवेयर जो है उसमें कोई बग की वजह से वो हैंग हो गया, एंड जैसे ही वो हैंग हुआ, रॉकेट का कंट्रोल जो है वो हट गया, एंड रॉकेट वहीं के वहीं वापस क्रैश हो गया, एंड विच लीड्स टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉस फॉर यूएसए। तो आप देखो कि एक एरर या बग की वजह से कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, एंड प्लस एनवायरनमेंट को वो डैमेज होगा, वो अलग हो गया। देन केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग ऐसे सिस्टम्स यूज़ करते हैं कि जहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई केमिकल्स अगर टैंक में फिल करके रखे, तो वो टैंक में अगर कभी, जैसे आप देखो एसिड है या ऐसे दूसरे कोई केमिकल्स है, ऑयल है, तो अब और एल्स वी हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी वी यूज टू जनरेट एन इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देखो कि ये सिस्टम्स अगर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसा एक चेरनोबिल में हुआ था रशिया में, दैट इज यूएसएसआर 1991 के पहले, रशिया जो यूएसएसआर था डिवीजन के पहले, तो वो टाइम पे देर वॉज कोल्ड वॉर विच इज गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, दैट इज इन टूडेज टाइम वी कॉल इट अ रशिया। अब उन्होंने चेरनोबिल नाम का एक सिटी में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के रखा था, एंड द पर्सन हु वॉज देयर टू हैंडल और मॉनिटर, वो 27-28 ईयर्स का एक यंगस्टर था जिसके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्या हुआ, एक दिन जब वो प्लांट बंद कर रहा है, वो टाइम पे ही ट्राई टू एक्सपेरिमेंट कि अगर कभी अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया या न्यूक्लियर रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन किया जाता है और वो रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो अभी अगर ऐसा कोई हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हुआ, तो आपके जो सेफ्टी सिस्टम्स है वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए उसने प्लांट जो पावर प्लांट जो है वो बंद होने के टाइम पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड उसको वो सेम जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ वो कंट्रोल करने नहीं आया, सेफ्टी सिस्टम जो है वो फेल हो गया, एंड सडनली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, वो जो भी सिटी था वहाँ के सारे लोग जो है वो मर गए, उसका इफेक्ट जो है वो बाजू के जो कंट्रीज थे वहाँ तक पता चला, वर्ल्ड लेवल पे ये पता चला था कि इतना बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। और आज भी अगर वहाँ पे कोई जाता है तो वहाँ पे जो रेडिएशन लेवल्स है दे आर वे हाई कंपेयर टू द नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी रेजिस्ट कर सकता है। सो अभी भी वहाँ पे रेडिएशन आई है, अभी भी वहाँ पे कोई रेसिडेंशियल एरियाज नहीं है, टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं, लेकिन आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकते बिकॉज इतना हाई रेडिएशन है। सो आप देखो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे एट अ टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मिशन क्रिटिकल, जैसे आप देखो कि अगर हम लोग स्पेस क्राफ्ट नेविगेशन है,
बराबर है, या सैटेलाइट को हम लोगों को कहीं पे दूर ऑर्बिट में भेजना है, तो उसके लिए हम लोगों ने कोई एक सॉफ्टवेयर्स बनाया जो वो सैटेलाइट्स को वो स्पेसिफिक ऑर्बिट तक भेजने में हेल्प करेंगे। अगर वो फेल हो गए तो आपका सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट तक जाने के पहले ही क्या होगा, उसका जो ऑर्बिट है वो मिस हो गया। तो जो जो जैसे आप देखो कि वो अभी चंद्रयान 2 मिशन जो हम लोगों ने, चंद्रयान आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, तो वो जो हम लोगों ने मून के बैक साइड पे हम लोगों ने जो रोवर उतारा था, अब वो क्या हुआ, वो वहाँ से हम लोगों का कनेक्शन टूट गया। सो कनेक्शन टूटने की वजह से क्या हुआ कि हम लोग लास्ट मोमेंट पे उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और अभी हम लोगों का वो मून रोवर जो है वो वहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन वो उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देन बिजनेस क्रिटिकल्स है, बैंकिंग्स और वो सारे वो बिजनेस क्रिटिकल हो गए। तो सिस्टम डिपेंडेबिलिटी में क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिटिकल इज इट्स डिपेंडेबिलिटी। इट कवर्स रिलेटेड सिस्टम एट्रीब्यूट लाइक अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस क्या बोला है डिपेंडेबिलिटी का, सिस्टम्स दैट आर अनरिलायबल, अनसेफ और इनसिक्योर आर ऑफन रिजेक्टेड बाय देयर यूजर्स। अगर गलती से आप देखो कि पेटीएम पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, आज के टाइम पे पेटीएम का डिमांड कम हो गया है ना। अब व्हाट्सएप ऑल्सो केम अप विद द पेमेंट फैसिलिटी। अगर एक न्यूज़ अगर मार्केट में आ जाए कि व्हाट्सएप जब व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट करने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में या आपके पहचान वाले में किसी को प्रॉब्लम हुआ, सेम विद पेटीएम, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि उनके वॉलेट में से पैसा चोरी हो गया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया था फिर भी किसी ने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपके सॉफ्टवेयर में या आपके जो डिजिटल वॉलेट जो आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर एक बार अगर पता चला और उसके बाद आप अगर उसको अपग्रेड या अपडेट भी कर रहे हो, स्टिल पीपल विल हेजिटेट यूजिंग इट बिकॉज ऑफ लॉस। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो लोग जो है वो रिफ्यूज़ करें उसके पहले ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देते हैं। अगर ऐसा होगा तो जैसा पेटीएम का हुआ, मार्केट में उसका डिमांड कम हो गया, गूगल पे जो है इसने टेक ओवर कर लिया, आपको बहुत कम लोग अभी पेटीएम यूज़ करते हुए दिखेंगे कंपेयर टू प्रीवियसली। गूगल पे की जगह पे पेटीएम वॉज एवरीवेयर, एवरीवन वर लाइक जस्ट पेटीएम पेटीएम। अब आज के टाइम पे हर एक के पास आपको गूगल पे मिलेगा, या अभी व्हाट्सएप पेमेंट सिस्टम जैसे ही चालू हो गया है, सो एवरीवन स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, वैसे ही आपको व्हाट्सएप पेमेंट मिलेगा। सो नाउ देर आर 2 पार्टीज इन कंपटीशन, एक व्हाट्सएप है और एक गूगल पे। तो आप कौन से यूज़ करेंगे वो है, एंड बोथ आर वर्किंग इन द सिमिलर वे। मतलब जैसे गूगल पे जो है वो डिजिटल वॉलेट नहीं है, वो अपने पास कोई पैसा नहीं रख रहा है, इट जस्ट हेल्प अस टू कनेक्ट आर अकाउंट विद द अदर पर्सनस अकाउंट। तो 2 अकाउंट कनेक्ट करने के लिए पेमेंट गेटवे जैसे काम करता है ना, वैसा गूगल पे काम कर रहा है। तो आप गूगल पे में से पैसा चोरी नहीं कर सकते। गेटिंग, गूगल पे में से पैसा चोरी करने का मतलब है कि आपको जो बैंक है उसका सिक्योरिटी सिस्टम भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा चोरी कर पाएंगे, है ना, ऐसा है। सिस्टम फेलियर्स जो है उससे रिएक्टर्स जो है, जैसे मैंने बोला न्यूक्लियर रिएक्टर या एयरक्राफ्ट जो है उसका नेविगेशन मिस हो सकता है। अनट्रस्टवर्दी कोई सिस्टम्स है जहाँ पे इंफॉर्मेशन लॉस हो रहा है ना, तो वो सारे प्रॉब्लम्स है। डेवलपमेंट मेथड ऑफ क्रिटिकल, अब ट्रस्टेड मेथड ही हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल चीज़ों के बारे में बात है। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बताया, दैट वाज द मोस्ट क्रिटिकल वन। किसी के 1 लाख भी इन्वेस्टेड हो सकते हैं, किसी के 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ भी हो सकता है। तो अगर इतना बड़ा अमाउंट लेके इफ़ सम पीपल आर सिटिंग देयर ऑन योर सॉफ्टवेयर, और आपका सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो रहा है और ऐसे हज़ारों लोग बैठे हुए आपका सॉफ्टवेयर पे, द सॉफ्टवेयर विच वन आई हैव शोड यू दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, इस पे एक बग मतलब जो 10 to 15,000 people who are using on a daily basis for a trading purpose, उनका लॉस हो सकता है। एंड इफ़ यू कैलकुलेट द टोटल लॉस, ये सबका अगर हम लोग सबका अगर 1,000 भी अगर कैलकुलेट करें, सो यू कैन जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ लॉस। सो अभी हर किसी को 1000 लॉस तो होगा नहीं, दैट इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट व्हेन वी आर इन सच अ बिजनेस। सो आपका जो लॉस होगा वो कैसा होगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो आप जितने बड़े अमाउंट के साथ बैठे रहेंगे लॉस उतना बड़ा होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो उतना ही बड़ा होगा। सो यहाँ पे वही है। सो दिस आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर अदर टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। आपको ऑफकोर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए अगर एक बार मुझे लॉस हो गया, सो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट बी यूजिंग योर सॉफ्टवेयर बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट इट।
ओल्डर मेथड्स जो थे, वीकनेसेस जो थे, वो समझ के अभी आप रेक्टिफाई करो। जैसे 2 years पहले ऑल्सो आई यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, बट उसमें सर्टन चीज़ें वे मिसिंग, द परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, और अभी उसका परफॉर्मेंस आपने क्या किया और बेटर बना दिया। सो फॉर्मल मेथड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर्मल मेथड मतलब स्टैंडर्ड पैटर्न, अ स्टैंडर्ड वे, जिससे वो जो मैथमेटिकल मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे, सो उससे आपको टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एक स्टैंडर्ड वे ISO सर्टिफिकेशन में दिया हुआ वो हिसाब से चला है। अब सोशो टेक्निकल क्रिटिकल सिस्टम्स जो रहते हैं उसमें आपकी प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, एक हार्डवेयर फेलियर आ गया। अब देखो, सोशो टेक्निकल सिस्टम्स का मतलब क्या होता है पता है, कि वहाँ का सोसाइटी, वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर में चेंजेस आएंगे। चेंजेस का मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया ना, इसमें वी हैव एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड बॉन्ड्स। अब इंडिया इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे लोग इक्विटी या शेयर से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एक ट्रेडिशन से चलते आ रहा है। जैसे आप देखो कि आपके घर में गोल्ड है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स को पास करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको पास करेंगे, आप फिर आपके आगे जो कोई रहेगा उनको पास करेंगे। सो सालों से घर में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, एंड स्पेशली विमेंस, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गोल्ड। सो आप देखो कि कभी भी किसी को ऐसा दुख नहीं होगा कि अगर सपोज अभी अगर मैंने 50,000 पे अगर गोल्ड खरीदा है, अगर नहीं कल अगर उसका प्राइस अगर 40 भी हो गया ना, तो लोगों को इतना दुख नहीं होता इन इंडिया, बिकॉज गोल्ड इज समथिंग कि अगर मेरे पास है दैट मीन्स अ सेफ्टी, इट्स कंसिडर्ड एज अ सेफ्टी सिंबल। सो अगर मैं फॉरेन में कहीं पे हूँ तो ऑनलाइन गोल्ड परचेसिंग दैट्स नॉट द ऑप्शन विच इज मोर पॉपुलर देयर, बिकॉज पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग ऑन दोज थिंग्स जो यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये जो ट्रेडिंग ये जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, ये अभी इंडिया में जब भी कोई हॉलीडे रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे कोई स्पेसिफिक, तो वो टाइम पे ये ट्रेडिंग भी बंद रहेगा। अगर NECC अगर बंद है तो आपका सॉफ्टवेयर भी उसको बंद करेगा। देन दिवाली के टाइम पे, दिवाली जो जिस दिन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग। तो उस दिन 1 hour के लिए NSE starts trading, they allows it, and उस दिन we are not actively doing our business, we are just doing for a murat reason कि okay that's going to be a shagun for throughout the year who is actively participating in such techniques or whose main business is this, okay। so यहाँ पे वो है। तो अब क्या बोल रहा है, ऐसे कोई ही सिस्टम्स पे अगर हार्डवेयर फेलियर हुआ दैट विल ऑल्सो कॉज अ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर फेलियर्स अगर हुए तो भी, एंड ह्यूमन ऑपरेटर कुछ अगर फेलियर्स हुए, लाइक फेल टू ऑपरेट करेक्टली, द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग फाइन बट वी हैव नॉट ऑपरेटेड इन अ करेक्ट मैनर, एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम और एन एरर, ओके। सो यहाँ पे जैसे दिया अ सिंपल सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स, एग्जाम्पल क्या दिया, अ सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इंसुलिन पम्प, एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव अ पम्प, नीडल असेंबली एक होगा ये पंप पे, देन वी हैव अ कंट्रोलर जिसके ऊपर आपका शुगर एंड सब कुछ आएगा, एज वेल एज वी हैव अ सेंसर जो बताएगा कि ओके नाउ द शुगर लेवल इज डाउन, सो वी सपोज टू प्रोवाइड एन इंसुलिन। और यहाँ पे टाइमिंग रहेगा, सपोज टाइमिंग इज गिवन कि ओके 1 o'clock पे ये पेशेंट को इंसुलिन देना था, तो सेंसर जो है वो आएगा, अलार्म जो है वो बज होगा, एंड वो टाइम पे वी कैन जस्ट प्रोवाइड एन इंसुलिन टू द पेशेंट, है ना। ये आपका इंसुलिन ऑर्गेनाइजेशन हो गया सिंपल। और उसको टेक्निक अगर हम लोग फ्लो चार्ट वे में देखें तो क्या होगा, ब्लड में शुगर जो है वो हम लोगों ने सेंस किया, उसके लिए वी हैव ब्लड शुगर सेंसर्स, ब्लड के पैरामीटर्स जो है वो आगे दिए, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया, द लेवल, द शुगर लेवल एंड एवरीथिंग। सो ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से कितना इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी, 10 mg 5 mg, उसके हिसाब से इंसुलिन रिक्वायरमेंट आगे पास ऑन होगा। इंसुलिन रिक्वायरमेंट डिलीवरी कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, इट विल इन्फॉर्म टू पंप, एंड पंप उतना अमाउंट का इंसुलिन जो है वो आगे पेशेंट को प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। देन नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट, अ सिस्टम शेल मतलब कंपलसरी होता है, शेल बी अवेलेबल टू डिलीवर इंसुलिन व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो। अब देखो जिनको डायबिटीज़ होता है या शुगर प्रॉब्लम रहता है, शुगर हाई हो रहा है, लो हो रहा है, एंड इंसुलिन इज कंपलसरी फॉर देम। अब आपका सिस्टम जो है दैट सिस्टम शुड प्रोवाइड इंसुलिन टू अ पेशेंट,
एंड जब उसको इंसुलिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। अब देखो जो जिनको ऐसे शुगर प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सडनली अनकॉन्शियस होने लगता है, एंड ज़्यादा टाइम तक अगर वो अनकॉन्शियस रहे तो उनको अटैक आ सकता है या डायरेक्ट डेथ हो सकता है। सो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। अगर जब इमरजेंसी में कोई एक पेशेंट को रिक्वायरमेंट थी एंड वी मिस्ड टू प्रोवाइड दिस इंसुलिन टू अ डायबिटिक पेशेंट, एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दैट डिले पेशेंट जो है वो तो या तो पैरालाइज हो गया, अटैक आ गया उसको, या फिर उसका डेथ हो गया। सो वो क्या हो गया, द डिपेंडेबिलिटी इज टू हाई व्हेन वी टॉक अबाउट सच सिचुएशंस। सो सिस्टम शेल परफॉर्म रिलायबली, मतलब परफॉर्मेंस प्रॉपर होना चाहिए, नंबर ऑफ एरर्स जो है वो मिनिमम रहने चाहिए। मिनिमम मतलब बहुत कम, एंड अगर कभी प्रॉब्लम भी होता है देयर हैज टू बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर दिस, एंड इट शुड प्रोवाइड अ करेक्ट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। क्लियर है? जो आपका करंट ब्लड शुगर लेवल है उसके बेसिस के ऊपर। इट शुड नॉट हैपन कि कंटिन्यूसली आई एम यूजिंग दिस पम्प, तो प्रीवियस पेशेंट का जो डेटा था वो वाइप आउट नहीं हुआ एंड करंट पेशेंट का डेटा उसने अडॉप्ट नहीं किया। सो अगेन प्रीवियस पेशेंट को सपोज उसने 10 mg इंसुलिन प्रोवाइड किया था, अभी उसका जो रिपोर्ट है वही अभी तक सिस्टम में, और न्यू पेशेंट का जो शुगर लेवल है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। But as the problem arise in our system, and because of which previous patient का जो reports थे और records थे that was not cleared, so उसने क्या किया, previous patient के जो reports थे उसी को analyze करके new patient को भी insulin दे दिया। तो suppose अभी उसको 5 mg insulin की ज़रूरत थी and you have provided him 10 mg, तो क्या होगा, that will also create a problem, है ना। शुगर लेवल कुछ ज़्यादा ही नीचे जा सकता है या उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सिस्टम डिपेंडेबिलिटी बहुत सिंपल है, अवेलेबिलिटी जैसे अभी मैंने आपको बताया दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल। मार्केट ओपन कब है, 3:30 तक ओपन है, उसके बाद में आप कुछ भी कर दो, आप मुझे पूरा सर्वर ला के दो, इट डजेंट मैटर बिकॉज NSE BSE दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर रिक्वेस्ट फॉर नाउ फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी शेयर्स। सो जो भी बाइंग और सेलिंग होगा वो 9:15 से 9 o'clock and 15 minutes मॉर्निंग से 3:30 तक ही होगा एग्जैक्टली, नॉट बिफोर दैट, नॉट आफ्टर दैट। सो ये ही टाइम है, ये टाइम पे अगर आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है या फिर जो टाइम पे मैं सेल करने की ट्राई कर रहा था अपना लॉस मिनिमम करने के लिए, वो टाइम पे सेल नहीं हुआ, सो जो मेरा 10,000 का लॉस था वो अभी 20 हो गया और 30 हो गया, एंड उसके बाद में उसने सेल किया। तो इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी वॉज वेरी पुअर। जो टाइम पे मुझे ज़रूरत था वो टाइम पे अवेलेबल नहीं था, और वो अवेलेबल क्यों नहीं था, बिकॉज सम अनएक्सपेक्टेड एरर्स जो है वो आ गए, है ना। सेम वे आई हैव दिस अकाउंट, मैंने आप लोगों को बताया, अब गलती से जब मैं उस पर लॉग इन कर रहा था मैंने अपना गूगल मीट का शेयरिंग स्क्रीन ऑन रख दिया, मैं उस पर लॉग इन कर रहा हूँ, सपोज किसी ने मेरे क्रेडेंशियल्स देख लिए अब, या उन्होंने गेस किए, अब दे विल ट्राई फ्रॉम देयर साइड, तो सिक्योरिटी कितना है ये देखना पड़ेगा, है ना। सो अगर सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं है, सो मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस इट फ्रॉम योर एंड एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज दैट्स माई बिजनेस अकाउंट। उस पर एक्चुअली बैंक अकाउंट से ज़्यादा पैसा कभी कभी लोगों का इसमें होता है, या उनके सालों के इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें, लाइक SIP करते हैं हम लोग। So it means कि I'll open such account and on a monthly basis I'll invest 5,000, 10, 20 जैसा भी मेरा capability है based on that. So अब क्या हो गया, I've invested so much amount and suddenly मेरा account का access किसी दूसरे के पास चले गया because उसने guess किया. So that should not happen, है ना, अदरवाइज मेरा पूरा सेविंग उसके पास जाएगा। सो अब यहाँ पे ये जो अकाउंट्स होते हैं उस पर सिक्योरिटी कैसे होगा, दिस अकाउंट्स आर वेरी वेल कंट्रोल्ड, आपके पास उसके बाद पिन होगा, अगर आप कोई एक अननोन अकाउंट से अगर लॉगिन करने की ट्राई करेंगे सो आपका एक जो मास्टर डिवाइस या मोबाइल या कुछ होगा, ईमेल होगा, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई एक्सेस कर भी लेता है, सो इफ़ ही ट्राइज टू विड्रॉ द अमाउंट, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंक अकाउंट इससे कनेक्टेड है उसी में विड्रॉवल जाएगा। सो इफ़ समवन ट्राइज टू विड्रॉ द मनी,
सो मेरा जो अकाउंट इससे कनेक्टेड है उसी में आएगा पैसा और किसी के पास नहीं जा सकता. सो दैट इज द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी वाला पार्ट. सो डिपेंडेबिलिटी, एक बात याद रखना, डिपेंडेबिलिटी में क्या होगा, ARSS, ठीक है, और AR² वी कैन राइट इट डाउन. A फॉर अवेलेबिलिटी, R फॉर रिलायबिलिटी, SS दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. क्या होगा ऑलरेडी मैंने बता दिया. और उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया, रिपेरेबिलिटी होना चाहिए, जल्दी से रिपेयर होना चाहिए. मेंटेनेबिलिटी में टाइम टू टाइम अपडेट करो और बेटर बनाओ, परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, स्पीड इंप्रूव करो. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो टाइम पे वो सर्वाइव होना चाहिए, कोई अटैक या कुछ, है ना. एरर टॉलरेंस होना, कैपेसिटी होना चाहिए. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने मोबाइल से ट्राई किया, मोबाइल में एरर आ गया, बट व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस इट फ्रॉम लैपटॉप इट शुड वर्क. कोई एक साइड पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है इट्स फाइन, दूसरे साइड से इट शुड वर्क. डिपेंडेबिलिटी, परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या रहेगा हम लोगों को पता है. परफॉर्मेंस शुड बी मेंटेन व्हेन मोर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू. अगर ये नहीं हुआ देन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. Dependability cost tends to increase the exponentially as increasing level of dependability are required. So यहाँ पे देखो, अगर अभी मेरे अकाउंट पे मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ओनली फ्यू पीपल आर देयर, ओनली फ्यू पीपल आर डिपेंडेंट, या मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो क्या होगा, द कॉस्टिंग जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा वो बहुत कम रहेगा. धीरे धीरे नाउ देर आर 5000 पीपल, सो मेरा कॉस्टिंग जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया. नाउ देर आर 10,000 पीपल वो आर यूजिंग इट, सो लोड बढ़ रहा है, people are more putting different orders, so again costing बढ़ गया. Now very high मतलब क्या हो गया, more people are joining day by day and they are trading in a heavy quantity with a lots of order they are putting on a daily basis. So again मेरा cost क्या होगा, high होगा. एंड अगर जैसे अभी हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर देखा ना, दैट कम्स एट अल्ट्रा हाई, मतलब उसका मेंटेन करने का कॉस्ट भी आपका हाई होगा. एंड डेली बेस पे वहाँ पे thousands of people, thousands means 100,000, 200,000, sorry 100,000, 200,000, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लैक्स ऑफ पीपल आर देयर जब से लॉकडाउन हुआ है. सो प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीजिंग डे बाय डे. सो उसको आपको इजीली हैंडल करने आना चाहिए बिकॉज डिपेंडेबिलिटी बढ़ रहा है, और उसमें ही क्या होगा, रिलायबिलिटी आएगा एंड अवेलेबिलिटी आएगा. सो रिलायबिलिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, और अगर फेलियर आया तो रिकवरी टाइम कितना है. अवेलेबिलिटी मतलब at the point of time when I required those resources it should be available to me, है ना. मुझे वो रिसोर्सेज, मुझे वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कब तक थी, मुझे वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी टिल 3:30. अब आपने 3:30 तक वो अवेलेबल नहीं हुआ, प्रॉपर चला नहीं. 3:30 के बाद अभी वो कितना भी अच्छा चलेगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. मेरा जो काम था वो कब तक था, 3:30 तक था. तो अवेलेबिलिटी मीन्स व्हेन वी डिमांड it should be available at that point of time. Availability doesn't means 24/7 365. I don't want it. I don't want it on Saturday Sunday either, because वो टाइम पे NSE BSE ही बंद है ना, स्टॉक एक्सचेंज ही बंद है. So why should I require that software? I only require during the live market hours, and during live market hours only if your software is not responding properly, and after market hours if it's work smooth or fine, then why should I use your software? Because मेरा जो मेन काम है, मेरा जो प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो कभी होगा, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ओनली होगा. दैट इज द वर्किंग आवर्स, राइट. आफ्टर वंस द मार्केट इज क्लोज, वंस 3:30 हो गया, देन नो वन इज गोइंग टू इंटरैक्ट देयर. पीपल विल जस्ट ओनली व्यू फॉर पर्पज कि ओके भाई क्या प्राइस पे आज क्लोज हुआ है, व्हाट आर द सिनारियोज. दे विल जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट द ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, टेक्निकल एनालिसिस कि ओके टुमारो व्हाट माइट बी द कंडीशन, उसके लिए यूज करेंगे. बट द एक्टिव ट्रेडिंग जो होगा, जो सबसे ज़्यादा जो बल्क जो होगा वो कब होगा, 3:30 तक ही होगा, है ना. नेक्स्ट इज फॉल्ट, एरर एंड फेलियर. हम लोगों ने समझा था. सो अब देखो एरर का मतलब क्या है. मैंने कोई एक कोड लिखा, उसमें छोटा सा कोई एक लॉजिकल एरर था. अब वो जो एरर था वो हम लोग वो टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और वो कोड को मैंने मॉड्यूल में या सब मॉड्यूल में इंटीग्रेट कर दिया. दैट लीड्स टू फॉल्ट इन दैट मॉड्यूल या सब मॉड्यूल. एंड ये फॉल्टी मॉड्यूल जब हम लोग अपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, देन दैट लीड्स टू फेलियर ऑफ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. सो एरर जो है मेरा ये 10 रुपीज में सॉल्व होता था अगर मैं पहले आइडेंटिफाई कर सकता था.
लेकिन वो सिंगल प्रोग्राम में एरर मुझे पता नहीं चला। तो मैंने क्या किया, ये एरर वाला कोड को मैंने ऐड कर दिया, अटैच कर दिया विद अ सब मॉड्यूल। तो अब क्या हो गया, मेरा मॉड्यूल जो है उसमें फॉल्ट आ गया। अब जब मॉड्यूल में फॉल्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉल्टी मॉड्यूल जो है वो तो चलाएंगे नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट ना, और अगर वो हम लोग प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाए तो क्या हो गया, इट लीड्स टू फेलियर, सिंपल। ओके, सो जो मेरा काम एरर सॉल्व करने में 10 रुपया लगता था, वो फॉल्ट सॉल्व करने में मेरा प्राइजेस जो है वो 100 हो जाएंगे, और फेलियर अगर हुआ तो फेलियर को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने का मेरा प्राइस 1000 हो जाएगा। सो ये वे में एक्सपोनेंशियली आपका प्राइस जो है ना वो बढ़ता है। जब आप अर्ली फेज में वो एरर्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो वो एरर फॉल्ट बन जाता है, एंड फॉल्ट लीड्स टू फेलियर ऑफ अ सिस्टम ऑन अ क्लाइंट एंड और इन अ रियल एनवायरनमेंट। सो दैट शुड नॉट हैपन। Reliability terminology, what do you mean by system failure, error and fault and everything? मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार पढ़ लेना। This table is very important with respect to your MCQs and theory questions as well. So this might possible कि आपका theory exam हो. So I'll ask you a question like explain the following terms. एक मार्क के लिए I'll ask you 5 terms जो आपको explain करने पड़ेंगे, और simply I can provide a question, explain reliability terminology, different reliability terminology. So you supposed to answer this. या MCQs है, so आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए व्हाट इज सिस्टम फेलियर, कौन से पॉइंट को हम लोग एरर बोलेंगे, कौन से पॉइंट को हम लोग फॉल्ट बोलेंगे। ओके, रिलायबिलिटी इंप्रूव कैसे होगा, अवॉइडेंस ऑफ द फॉल्ट। अब अवॉइडेंस जो है इसको मिनिमाइज करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड वे में कोडिंग करेंगे, पेयर प्रोग्रामिंग होगा। पेयर प्रोग्रामिंग समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, वी हैव अ ड्राइवर, जस्ट गिव यू एग्जाम्पल। एज यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेयर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज वन ड्राइवर एंड वन पर्सन हु इज देयर, जो क्या कर रहा है, मैप बता रहा है, और डायरेक्शन बता रहा है। अब ये जो डायरेक्शन बताएगा इसके हिसाब से इसको ड्राइव करना है। सो ये अच्छा ड्राइवर है, ये नेविगेशन बता रहा है, ठीक है। सो ये जितना प्रॉपर नेविगेशन बताएगा उतना ये अच्छा ड्राइव कर पाएगा, और ये जितना प्रॉपर ड्राइव करेगा उतना ये प्रॉपर जल्दी से जल्दी नेविगेशन देगा। सो दोनों जब सिंक्रोनाइज वे में चलेंगे तब आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे सपोज एक ही पर्सन है जो ड्राइव भी कर रहा है और मैप भी देख रहा है, सो देयर माइट बी चांसेस ना कि वो मैप देखने में मेरा मिस्टेक हो गया, बिकॉज मैं ड्राइव करने पे फोकस कर रहा था तो मैप नहीं देख पाया, मैप देख रहा था तो ड्राइव नहीं हो पाया। सो अब क्या होगा, दोनों में क्या हो सकता है, कभी कभी कार क्रैश हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो इससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, वी हैव अ ड्राइवर जो सिर्फ जिसका काम क्या रहेगा, ड्राइव करना। ये इसको बताते जाएगा भाई लाइट जा, लेफ्ट जा, इसको पता है, ड्राइव आता है इसको, सिर्फ रास्ता जो है ये बताएगा। तो ऐसे दो लोग जब साथ में काम करते हैं इसको पेयर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल, है ना। सो यहाँ पे हम लोग बताएंगे क्योंकि कभी टर्न लेना है, कभी राइट टर्न, कभी लेफ्ट टर्न। सो दिस इज द ड्राइवर एंड ये नेविगेटर है पेयर प्रोग्रामिंग में। सो ये वे में दोनों काम करता है। सो जिससे क्या होगा, जो एरर फॉल्ट या फेलियर्स है ना वो आने के चांसेस जो है वो कम हो जाता है। सो हम लोग मेनली ये एक्टिव पैटर्न ऐसा कुछ फॉलो करते हैं हम लोग। सो ये देखो, ये पेयर प्रोग्रामिंग ही होगा, वी हैव ड्राइवर एंड अ नेविगेटर। सो दिस इज द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है या कोड कर रहा है, एंड ये नेविगेटर है जो उसको बता रहा है कैसे करना है। सो हमेशा यही सेम सिनारियोस चलेगा, इसको पेयर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, नेविगेटर एंड अ ड्राइवर, और वो एक ही मशीन पे साथ में काम करेंगे, है ना। और वही सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं ना उसको वेरीफाई करते जाएंगे। सो इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट्स देखो यहाँ पे क्या दिया, नॉलेज शेयर होगा, 2 मोड्स ऑफ थिंकिंग आएगा, कलेक्टिव कोड होगा, ओनरशिप, कोई एक का काम नहीं है, हम दो लोगों ने मिलके बनाया, है ना। कोड रिव्यू जो है आपने बनाया वो ऑन द गो ही वो कोड रिव्यू हो जाएगा। देन फोकस यहाँ पे बना रहेगा, एंड आप जो भी कुछ बना रहे हो उसके ऊपर आपका जो टाइम है वो कम रहेगा, है ना। आप कम टाइम में ज्यादा चीजें बना पाएंगे। नाउ वी हैव रिलायबिलिटी। सो फॉल्ट अवॉइडेंस, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल या फॉल्ट टॉलरेंस। टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी वी कैन फॉलो पेयर प्रोग्रामिंग वाला अप्रोच। फॉल्ट अवॉइडेंस, अवॉइड करने का मतलब क्या है, ट्राई टू फॉलो द पैटर्न जिससे आपके सिस्टम में फॉल्ट ना आए। सो जैसे अगर मैं बोलूँगा
कि अगर मैं सीट बेल्ट पहन रहा हूँ ड्राइव करने के टाइम पे, सो दैट विल हेल्प मी टू, और that will basically save me in a kind of a accident situations, बराबर है। या फिर मैंने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, दैट इज़ द फॉल्ट अवॉइडेंस, कि इट माइट पॉसिबल ऐसा कोई फॉल्ट आ सकता है, तो उसके पहले ही मैंने उसके लिए अगेंस्ट प्रिकॉशनरी मेजर लेके रखे है, बराबर है। डिटेक्शन एंड रिमूवल, ये तो बहुत सिंपल है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टेक्निक में काम करेगा। वेरिफिकेशन टेक्निक मतलब रिक्वायरमेंट गैदर करो, एनालाइज करो, डिज़ाइन करो, उसको वापस वेरीफाई करो वेदर द डिज़ाइंस आर प्रॉपर और नॉट। देन वो अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस के बाद में कोडिंग होगा, कोडिंग होने के बाद में वैलिडेशन पार्ट आता है। वैलिडेशन मतलब यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन के अंदर आपके दो टाइप आएंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। देन कम सिस्टम टेस्ट, सिस्टम टेस्ट में आपके तीन टाइप आएंगे, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल, परफॉर्मेंस आएगा, फंक्शनल टेस्ट आएगा, एंड सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी, एंड उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा जिसमें ब्लैक एंड वाइट बॉक्स आएगा या स्टैटिक डायनेमिक टेस्ट आएगा, है ना। सो ये आपका वेरिफिकेशन पार्ट हो गया जिसमें हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइनिंग, ये सारा काम कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन पार्ट हुआ। तो फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल ये दो लेवल पे होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपने अभी भी ढंग से नहीं बना। तो या तो वेरिफिकेशन पे होगा जब मैं रिक्वायरमेंट गैदर, एनालाइज, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन कर रहा हूँ, बाद में कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद में वैलिडेशन आएगा, वैलिडेशन में क्या होगा, टेस्टिंग होंगे, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस, और उसके बाद में मेंटेनेंस पार्ट में जाएगा। तो ये जो टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट जो है ना, इतने में ही आपका वो फॉल्ट डिटेक्ट होना चाहिए। अगर वो तभी भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है फॉर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स और अ फॉल्ट। अगर ये टाइम पे अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब आपने कोई एक फॉल्ट को डिटेक्ट या रिमूव नहीं कर पाया, तो अभी वो जो फॉल्ट है वो कभी आया जब आपका सिस्टम जो है वो क्लाइंट साइड पे था, है ना, वहाँ पे आपका फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम होना चाहिए। मतलब अगर कोई एक फॉल्ट जो आप स्टार्टिंग में डिटेक्ट नहीं कर पाए, बाद में अगर वो आ रहा है, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम शुड बी इनफ कैपेबल और इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट इट, एंड अगर ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो भी वो खुद को रनिंग रखे, जिससे क्या होगा कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी हम लोग अपने सिस्टम पे अपना काम कर सकते हैं, है ना। ये टेक्निक होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी मॉडलिंग। यहाँ पे क्या बोला है, यू कैन मॉडल अ सिस्टम एज एन इनपुट आउटपुट मैपिंग वेयर सम इनपुट विल रिजल्ट इन एनॉर्मस आउटपुट्स। रिलायबिलिटी मॉडलिंग कि एक इनपुट में बहुत सारे एरर वाले आउटपुट आ सकते हैं, तो आपको इनपुट आउटपुट मैप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इनपुट अलग है एंड द आउटपुट विच इज जनरेटेड इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल ATM शुड वर्क इन अ वेरी रिलायबल वे। मतलब इफ़ आई ट्राई टू विड्रॉ 5000 रुपीज़, अब उसके पास सपोज सिर्फ 2000 के नोट्स है, देन या तो मुझे 4000 दे सकता है या फिर मुझे वो 6000 दे सकता है। सो इट कैन नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन, कि ऐसा नहीं होगा कि मैं 5000 विड्रॉ करने आया और नॉर्मली जैसे हम लोग कभी शॉप्स पे जाते हैं तो बोलते हैं ना भाई चेंज नहीं है, इतना ले लो, ये एक चॉकलेट ले लो। इट्स अ मशीन। वो अगर जो आपने इनपुट दिया है या तो एग्जैक्ट वही आउटपुट अगर जनरेट हो रहा है तो वो वर्कआउट करेगा, एल्स इट विल रिजेक्ट दैट ट्रांजेक्शन। ATM शुड नॉट डू लाइक कि ओके भाई 5000 बोला था, 2000 के दो नोट्स आए, बाद में ATM ने डिटेक्ट किया कि 500 के या 100 के या 200 के कोई नोट्स नहीं है, सो देन वो बोलेगा कि ओके ओनली 4000 इज अवेलेबल एंड रेस्ट अदर नोट्स आर ऑल्सो इन मल्टीपल ऑफ 2000। तो अभी मेरा ट्रांजेक्शन तो हो गया, मैंने जो अमाउंट एंटर किया था वो 5000 किया था, आपने मुझे 4000 ही दिया है, अभी मेरे अकाउंट से वो 4000 डिडक्ट करेगा या 5000 करेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम गेटिंग। या फिर अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसके पास सिर्फ 5 या 6 नोट्स ही थे सपोज 500 के, तो अगर मैंने उसके पास 5000 डिमांड किया, उसने मुझे 4500 दिया, और एक लास्ट एक नोट जो था वो नहीं था ATM में, बाकी सारे नोट्स ख़त्म हो गए, ATM रिफिल नहीं किया, तो वो टाइम पे इट शुड नॉट डू दैट एज वेल, है ना। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारे 2000 के नोट्स थे तो इंस्टेड ऑफ 5000 उसने मुझे 6000 दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आपका जो इनपुट है और आउटपुट है ये दोनों के बीच में मैपिंग होना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली इट विल प्रोवाइड सम डिटेल। अब देखो, अब मैं अगर आपको क्रिटिकल सॉफ्टवेयर की बात करूँ, जो मैंने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बताया,
आई ट्राई टू परचेज एनी XYZ शेयर, जो मैं वहाँ पे आपको प्राइस बता रहा था, एट 1500 रुपीज़, 1500। अब जब मैं परचेस कर रहा हूँ तब तक में उसका प्राइस 1510 हो गया। अगर मैंने उसको बोला है कि भाई 15 पे ही लेना है, देन इट शुड नॉट परचेज इट एट 1510। तो उससे क्या हो गया कि मैं जो प्राइस बोला था उससे महंगा ले लिया आपने, एंड नाउ अगर वो वापस नीचे आ गया तो दैट्स गोइंग टू बी अ 10 रुपीज़ लॉस फॉर मी। अब अगर एक शेयर पे 10 रुपीज़ होगा सो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000 शेयर्स पे अगर 10 रुपीज़ लॉस होगा सो इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। गेटिंग? सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहते हैं। तो रिलायबिलिटी मॉडलिंग दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपने क्या इनपुट दी है और उससे क्या अलग अलग एनॉर्मस आउटपुट जनरेट हो सकता है, वो यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है, एंड उसके बेस के ऊपर विल जस्ट फाइंड आउट रिलायबिलिटी परसेप्शन कि ऐसे ही एनॉर्मस आउट इनपुट्स जब अलग अलग यूजर्स प्रोवाइड करेंगे वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। एक यूज़र ने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया तो अलग बात है, लेकिन ऐसे एरोनियस इनपुट्स अगर मल्टीपल यूजर्स एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक 10 और 100 और 1000 पीपल आते हैं हु आर पुटिंग अप दिस टाइप ऑफ इनवैलिड इनपुट, देन आपका सिस्टम ये सब लोगों को कैसे रिएक्शन देगा, है ना। देन अगेन रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है बाय रिमूविंग X% ऑफ फॉल्ट। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, रिमूविंग 60% ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट, 3% आपका सिस्टम परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। और बाकी के जो रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट्स आएंगे वो परफॉर्मेंस में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्लिक्स मिनिमम करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको जो स्क्रीन बताया था उस पर आपने देखा कि एक ही स्क्रीन के ऊपर आई कैन बाय और सेल फ्रॉम NSE और BSE, कैलकुलेशन वहीं पे हो रहा है, प्रॉफिट लॉस में वहाँ पे ही बता सकता हूँ। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन प्लेस ओनली। सो दैट वाज द मेन बेनिफिट। इसको हम लोग रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट बोलते हैं कि मुझे अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इफ़ आई ट्राई टू परचेज 100 शेयर, व्हाट इज़ द प्राइस, अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देन NSE के लिए अलग विंडो पे जाऊँगा, BSE के लिए अलग पे जाऊँगा, ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाई करने के लिए अलग ऑप्शन है, सेल के लिए अलग ऑप्शन है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट। सो एक ही प्लेस पे कलर चेंज होगा जिससे मुझे बहुत प्रॉपरली पता चलेगा वेदर आई एम ट्राइंग टू बाई और आई एम ट्राइंग टू सेल इट। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट। सेफ्टी, ये तो हम लोग को पता है। टिपिकल सेफ्टी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर कौन से रहेंगे, प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल, लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स पे फेलियर्स अगर आ रहा है, देन हार्डवेयर मैल फंक्शन की वजह से भी आ रहा है, या उसकी वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन इंजरी भी हो सकता है, एनवायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है। सो ये आपका प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम हो गया जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकेंडरी कौन से रहेंगे, मेडिकल डेटाबेस होल्डिंग डिटेल्स ऑफ ड्रग्स। सो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग के पास मेडिकल डेटाबेस है जहाँ पे सारे जो मेडिसिन है ना उनके डिटेल स्टोर्ड है, या फिर हम लोग के जो पेशेंट्स है इनके डिटेल स्टोर्ड है। सो अभी क्या है कि हम लोगों ने जो डिटेल्स पेशेंट्स के और उनको हम लोग क्या ट्रीटमेंट या क्या मेडिसिन दे रहे हैं ये स्टोर किया था, और एल्स डॉक्टर जो है वो कौन से पेशेंट को कौन से मेडिसिन देने हैं, कब तक देने हैं, बाद में कभी नए मेडिसिन चालू करना है, ये वो सॉफ्टवेयर पे अपडेट करता है, एंड फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर नर्स कैन प्रोवाइड द सेम मेडिसिन टू पेशेंट, है ना। नर्स वो हिसाब से वो टाइम पे वो मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अगर उस पर फेलियर आ गया, एंड अभी कोई एक हार्ट पेशेंट है या कोई एक पैरालाइज्ड पेशेंट है या फिर कोई एक एजेड पेशेंट है जो ICU में है, उसको ऑन टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नाउ योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट वर्किंग और इट गॉट हैंग्ड, तो आपने जो नए मेडिसिन सजेस्ट किए थे वो नर्स को नहीं मिले, एंड बिकॉज ऑफ विच देयर गोइंग टू बी एन इंजरी, है ना। सो ये है। देन सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी मतलब क्या रहेगा, अभी हम लोगों ने इतने बार डिस्कस किया, आई होप आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हो इसको। अनसेफ रिलायबल सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे क्या बोला है, स्पेसिफिकेशंस इन एरर, इट डज नॉट डिस्क्राइब द रिक्वायर्ड बिहेवियर इन सब क्रिटिकल सिचुएशन। हार्डवेयर फेलियर, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है हार्ड टू एंटिसिपेट। ऑपरेटर एरर्स हो सकता है कि मतलब ऑपरेटर ने प्रॉपर इनपुट्स या कमांड्स नहीं दिए, बिकॉज ऑफ विच योर सिस्टम इज बिहेविंग इन अ वियर्ड वे। नेक्स्ट इज सेफ्टी टर्मिनोलॉजीज है। नाउ इफ देर आर नो डाउट्स देन अगेन विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। एक क्लास थोड़ा टाइम बचा है, उतने टाइम में हम लोग थोड़ा सा टॉपिक खत्म कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैंने ये टेबल दी है ये आपको डायरेक्टली 5 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहाँ पे आई कैन डायरेक्टली जस्ट आस्क टू एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स फॉर 1 मार्क, 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए और फॉर MCQs।
accident, hazard, damage, hazard severity, probability of that hazard and risk. So accident क्या होगा? एक्सीडेंट मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था, और एक्सीडेंट जैसे अगर हम लोग कार या बाइक बोलते हैं तो एक्सीडेंट का मतलब क्या है? अनप्लान्ड इवेंट, बराबर है। इसको हम लोग अनप्लान्ड इवेंट बोलेंगे, मतलब हम लोगों ने जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं किया, किसी एक या दो पर्सन के मिस्टेक की वजह से हो गया, या जजमेंट मिसमैच हो गया। देन हजार्ड। अब हजार्ड मतलब क्या है? एज यू कैन सी अ कंडीशन विद पोटेंशियल फॉर कॉजिंग और कंट्रीब्यूटिंग एन एक्सीडेंट। जैसे कोई एक रोड पे ऑयल गिरा था, सो दैट इज एन हजार्ड। सो अगर वहाँ से वो ऑयल वाले प्लेस से ही अगर जाएगा स्पीड में या ब्रेक मारेगा, then definitely it will cause an accident. There are high probability. And अगर यही सेम चीज अगर हाईवे पे अगर होगा, so the damage is going to be a way more compared to the normal accident. Severity, अब आपको देखना है कि कौन सा प्लेस है, अब व्हीकल्स क्या लेवल पे आ रहे हैं। अगर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है या फिर गूढ़बंदर रोड है, ऐसे कोई प्लेसेस है जहाँ पे बड़े ट्रक्स ट्रेलर्स कंटिन्यूस आते जाते रहते हैं, और वहाँ पे अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ और पीछे से अगर कोई आ रहा है, सो देयर माइट बी अ चांस कि डायरेक्टली वो जो चांसेस है एक्सीडेंट के बाद में जो मरने के, वो बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। प्रोबेबिलिटी इज वर्स्ट देन हजार्ड। प्रोबेबिलिटी क्या चांसेस है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो आई विल से कि ओके, कोई एक रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रक या ट्रेलर्स जाते हैं और उनका ऑयल वहाँ पे गिरता है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज़ मोर देयर। सो आपको हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान से आगे अपना कार को ओवर स्पीड नहीं करना है। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उसको कंट्रोल कर सको, लेन वे प्रॉपरली फॉलो करना है, वही सब रहेंगे। तो यहाँ पे वही दिया है, वे टू अचीव सेफ्टीज हजार्ड अवॉइडेंस। लाइक अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो वो रोड से नहीं जाएंगे या वो रोड पे साइड से जाएंगे या कम स्पीड पे जाएंगे। डिटेक्शन एंड रिमूवल, हम लोग को पता चला यहाँ पे अगर ऑयल है तो हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, फिर ऐसे ही नहीं जाना है, रिमूव करना है। रिमूव मतलब आपके बाद और कोई आए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग या तो ट्रैफिक पुलिस को कॉल करेंगे या फिर उठा के वहाँ पे मट्टी डाल देंगे, बराबर है। डैमेज लिमिटेशन, डैमेज लिमिटेशन मतलब जैसे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैंने हैंड ब्रेक प्रेस किया, सो मेरा कार जो है अगर वो स्पीड में भी था तो भी क्या होगा, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम फिर के थोड़ा बहुत टकरा के एटलीस्ट बच जाएगा। अगर कार नहीं बचा तो मैं तो बच जाऊँगा। या फिर अगर ज़ोर से अगर कहीं पे अगर हिट किया कार तो एयरबैग ओपन होगा। ये हम लोग का डैमेज लिमिटेशन है। अगर हम लोग हार्डवेयर डैमेज लिमिट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम लोग ह्यूमन डैमेज को लिमिट करेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी, वायरस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस या डेटा मॉडिफिकेशन कुछ होगा तो उसके अगेंस्ट आप यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी, अटैक हो सकता है, एक्सटर्नल कोई थ्रेट्स हो सकते हैं, है ना। एक्सपोजर मतलब आपका सिस्टम जो है वो बहुत सारे लोगों को एक्सपोज है, वल्नरेबिलिटीज है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। नाउ डैमेज फ्रॉम इनसिक्योरिटी, कौन से टाइप के डैमेज हो सकते हैं, लाइक वन इज़ द डॉस अटैक। डॉस अटैक का मतलब क्या होगा, सपोज कि आपके यहाँ पे एक फ़ोन है, अब वो जो फ़ोन है उसको मैं कंटिन्यूसली वो फ़ोन के ऊपर मैं ब्लैंक कॉल्स दे रहा हूँ, तो आपका जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में का जो इंटरेक्शन होता है ना, उसमें 3 वे हैंडशेक होता है। 3 वे हैंडशेक का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कॉल किया, रिंग बजा, दैट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। आपने कॉल उठाया, हेलो बोला, कॉल उठाया मतलब मेरा रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड किया, एंड देन आपने अपने साइड से रिक्वेस्ट भेजा, दैट इज़ हेलो। अब वो जो आपने रिक्वेस्ट भेजा है उसको मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, बाई सेइंग हेलो फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो अभी कॉल किया, दैट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल रिसीव किया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, हेलो बोला, सामने वाले पर्सन के साइड से क्या हुआ, रिक्वेस्ट आया, उसके रिप्लाई में उसके एक्नॉलेज करते हुए, वो हेलो का एक्नॉलेज करते हुए मैंने हेलो बोला, 3 वे हैंडशेक हो गया। नाउ वी कैन कम्युनिकेट, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अब आपके पास जो फ़ोन है उसके ऊपर मैं ब्लैंक कॉल्स दे रहा हूँ, मतलब मैंने कॉल किया, कॉल रिसीव किया आपने, आप हेलो बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सामने वाला पर्सन हेलो हेलो बोल के वेट करेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। अब ऐसा मैं कंटिन्यूसली ब्लैंक कॉल्स दे रहा हूँ। डेटा कम्युनिकेशन या कंप्लीट कब होगा, जब 3 वे हैंडशेक होगा। आपके हेलो के सामने अगर मैं हेलो बोलूँगा तो फिर ये सेम होगा, अदरवाइज अगर 3 वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग ब्लैंक कॉल्स बोलेंगे। और ऐसे ही ब्लैंक कॉल्स
जब अगर मैं आपके अकाउंट पे या आपके सिस्टम पे भेजूंगा, तो दैट विल क्रिएट अ डॉस अटैक. फॉर एग्जाम्पल, let's take an example. I have a professional email account. When I try to send an email from this account, here as you can see, we have something which is called as Gmask. Okay, if I try to compose a email, यहाँ पे देखो, it provides me two option. One, a normal sending option, and second is a Gmask. Gmask मतलब sending a mass email at a time. अब ये मास ईमेल सेंड करने का मतलब क्या है? When I try to enter addresses here, अगर if I enter 100, 200, 1000 addresses, so एक लिमिट के बाद में this address is not this option is not available for normal email accounts, or I cannot send it via this send button. ठीक है, एक लिमिट के ऊपर अगर मेरे यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस अगर 50, 60, 100, 200 अगर हो गया, then this send button will not work. वो टाइम पे आई सपोज टू यूज दिस Gmask ऑप्शन. ठीक है, ये Gmask ऑप्शन का मतलब एट ए टाइम आई कैन सेंड 1000, 2000, 5000 ईमेल एज वेल. ये कैपेसिटी पे होता है. और ये जो मैं प्लान परचेस करता हूँ, दिस इज द पेड सर्विस फ्रॉम द गूगल. सो इसके बेस के ऊपर आई कैन सेंड मल्टीपल इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. अब नाउ सपोज द सेम ऑप्शन आई हैव यूज्ड एंड कोई एक ईमेल, ओके, सेम ऑप्शन आई हैव यूज्ड एंड कोई एक ईमेल अकाउंट पे मैंने सपोज 10,000 ईमेल जो है वो एक साथ भेज दिए, या 5,000 ईमेल. सो अब आप देखो कि आपके ईमेल अकाउंट में एक साथ अगर 1000, 2000, 5000 ईमेल अगर एक साथ आ गया, तो क्या होगा? दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. आपका ईमेल अकाउंट जो है वो ब्लॉक होगा, डाउन हो जाएगा. सो एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग विथ योर ईमेल अकाउंट. जहाँ पे काम की कुछ चीज़ें थे तो मैंने वो ईमेल अकाउंट डाउन कर दिया बाय सेंडिंग एन एक्सेसिव ट्रैफिक फ्लो ऑन दैट ईमेल अकाउंट. एंड एग्जैक्टली सिमिलर वे, सेंडिंग सच डमी रिक्वेस्ट ऑन योर सर्वर, आई एम ट्राइंग टू पुल डाउन योर सर्वर. तो आपका सर्वर डाउन हो गया, तो काम के जो सर्विसेज थे वो भी डाउन जाएंगे. सो किसी के सर्वर को, किसी के काम के जो आप देखो कि जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बताया, उसका एक सर्वर है ना, और वो सर्वर जो है वो जो भी ट्रेडिंग रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस कर रहा है. अब उसके ऊपर अगर मैंने डॉस अटैक कर दिया, तो क्या होगा कि वो सर्वर जो टाइम पे मल्टीपल पीपल आर ट्राइंग टू कंप्लीट देयर ट्रांजेक्शंस, आइदर बाइंग और सेलिंग, वो कंप्लीट नहीं करने दे रहा है ना. क्यों? बिकॉज सर्वर बिजी हो गया, सर्वर हैंग हो गया. सो क्या होगा? आपका सॉफ्टवेयर छोड़ो, इतने सारे लोगों को कितना डैमेज हो जाएगा, है ना. सो वो सेम चीज़ है. दैट्स व्हाट वी मीन बाय डॉस अटैक और डिनाइल ऑफ सर्विस. मतलब द सर्विस विच यू आर डिमांडिंग वो आपको सर्वर दे नहीं पा रहा है. दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ डॉस अटैक. ओके, नेक्स्ट इज करप्शन ऑफ प्रोग्राम और डेटा. सिंपल है, अब ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बहुत सिंपल है. सिक्योरिटी अश्योरेंस, वल्नरेबिलिटी अवॉइड करना है आपको, है ना. अटैक डिटेक्शन होने के बाद उसको एलिमिनेट कर दो. फॉर एग्जांपल वायरस चेकर, एंटीवायरस, ये सब रखेंगे. एक्सपोजर लिमिट होगा, एक्सटर्नल मशीन से हम लोग किसी को अलाउ नहीं करेंगे, बैकअप लेके रखेंगे. ये सारे बेसिक पॉलिसी है. तो अब ये तो बहुत बेसिक से टर्म्स है, आई डोंट थिंक अभी ये वापस आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर यूनिट 2. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, व्हाट वी मीन बाय दिस. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब आपको कोई एक रिक्वायरमेंट मिला है, उसको एनालाइज करो, फिल्टर आउट करो, काम की चीज़ें रखेंगे, काम के नहीं है वो हटा देंगे. इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं. ओके, दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक जिस पे हम लोग को काम करना है. तो अब यहाँ तक जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? नो डाउट्स. ओके, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आज नहीं करा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस. दिस टॉपिक विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे वापस थोड़ी चीज़ें डिस्कस करने पड़ेंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ 15 मिनट्स ओनली. ओके, सो इफ देर आर नो डाउट्स देन आई विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर ओनली. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.